हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लास पर। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 जो था उसके हाफ क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा 61 क्वेश्चन जो है छूट गया था। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द एडिशन ऑफ मेलोनिक एस्टर टू एक्रोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड। अब ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए मेलोनिक एस्टर जो है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, तो मेलोनिक एस्टर जो होता है वो आपके COOR आप कह सकते हो, COOR आप कह सकते हो, और दो हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये। अब यहाँ पर आपके सोडियम मिथॉक्साइड बेस है, तो बेस क्या करेगा, H+ को लेने का काम करेगा, और जब ये H+ को लेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो देखिए यहाँ पर आपके दे रखा है कि ये आपकी नोवल जेल रिएक्शन है। क्या है? नोवल जेल रिएक्शन है। तो नोवल जेल रिएक्शन में फाइनली होता क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से 2 H जाते हैं और कार्बोनिल से ऑक्सीजन जाता है और ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैकेनिज्म में क्या दे रखा है कि ये बेस है, बेस क्या कर रहा है, H को लेने का काम कर रहा है, और H को जब ये लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है इसके साथ, तो उसको हम कहते हैं इनोलेट आयन। क्या कहते हैं? इनोलेट आयन। अगर आपने GOC का मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको कार्बन आयन बता रखा है, वहां पर रेजोनेंस से कार्बन आयन कैसे स्टेबल होता है वो मैंने आपको इनोलेट आयन में बता रखा है। तो चलिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कार्बन आयन। बहुत सिंपल है। अगर आपके ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर का है और साथ में आपने बेस ले लिया, तो वो H+ लेगा। क्या लेगा? H+ लेगा, और स्टार्टिंग में क्या बनेगा, कार्बन आयन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज। अब देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप जो है एटम जो है उसके आउटर इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितने, आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2004 और 12 में आ रखा है, 2004 और RS 12 में आ रखा है। क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CO2। CO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ये इसका आंसर है। अब यहां पर एक तो तरीका ये है कि आप सबको सॉल्व कर लो, एक और तरीका भी है। और तरीका क्या है, जिसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब आसानी से आप चेक कर सकते हो कि होगा या नहीं होगा। इसको कैसे चेक करें कि यहां पर देखिए मैं इसको चेक कर रहा हूं कि 2 ऑक्सीजन इसमें है, 2 ऑक्सीजन इसमें है। अब इसमें कार्बन है और इसमें नाइट्रोजन है, साथ में माइनस चार्ज है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, नाइट्रोजन के कितने, 5, और माइनस का एक 6, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये है O3 और ये है N3। अब O3 और N3 में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 3 एटम है तो 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाएगा, और एक इसमें बढ़ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस अभी भी है। उसके बाद इसको चेक करते हैं O3 और CO2। अब देखिए 2 ऑक्सीजन सेम है और कार्बन ऑक्सीजन सेम नहीं हो सकते। अब ऑप्शन बच गए CO2 और N3 माइनस। अब कार्बन के वैलेंस, अब देखिए CO2 16 हमने निकाल रखा है, N3 माइनस का निकालना है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 5 × 3 15, और एक माइनस का है तो +1 16, सेम हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, CO2 और N3 माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ पोर्शन सेम आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम आ रहा है, तो वो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पोर्शन बच गया उसको आपको क्रॉस चेक करना है। ये टाइम बचाने के लिए करा है मैंने, वरना आप चाहो तो एक एक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके CO2 और N3 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5। अब देखिए ये मैंने आपको करवा रखा है, ये आप वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, नोट्स देखेंगे उसमें मिल जाएगा, ये रहा पूरा इसका डिस्क्रिप्शन, FeCO5। अब यहाँ पर कार्बोनिल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसकी खास बात ये होती है कि वहाँ पर जो है मेटल मैक्सिमम केस में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो जो इसके S के इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में चल जाते हैं, D में। तो आयरन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन कितने, 3d6 4s2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर हो जाते हैं, तो बच गया 1 D, और लिगेंड की संख्या कितनी है, 5, DsP3, और स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये कह रहा था हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, DsP3 और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बहुत सिंपल है, जितना पढ़ते जाओगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर आपको देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008, स्कूल लेक्चर 2011, असिस्टेंट प्रोफेसर 14, पेपर सेकंड, राजस्थान यूनिवर्सिटी 16। इतनी बार क्वेश्चन आ रखा है, इसमें इसने तीनों को मिक्स करके पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, तीनों को कंबाइन करके हाइब्रिडेशन पूछ रखा है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मतलब आपको NiCO4 भी आ गया, FeCO5 भी आ गया, और CrCO6 भी आ गया। कितनी बार रिपीट हो रखा है, देखिए 1 2 3 4 बार रिपीट हो रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्गेनोटिक कंपाउंड ऑफ द टाइप R3SN आर यूज्ड एज। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं। देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ पहले क्या आ रखा है। ये आ रखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी 2007, स्कूल लेक्चर 2011, RS 2012। कितनी बार आ रखा है, 3 बार। क्या क्वेश्चन आ रखा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ वुड।
वुड के प्रिजर्वेशन में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड काम में आता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, टिन। अब यहां पर जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड ऑफ द टाइप Rn3 यूज्ड एज, ऑप्शन पढ़ते हैं एंटी नॉकिंग, जिगलर कैटलिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, फंगीसाइड्स एंड वुड प्रिजर्वेशन। अब देखिए जैसे वुड प्रिजर्वेशन आएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा फंगीसाइड्स एंड वुड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैच द एंजाइम इन कॉलम 1 विथ देयर एंजाइमेटिक रिएक्शन इन कॉलम 2। अब देखिए यहाँ पर ये जब आप देखेंगे एंजाइम वाला पार्ट, तो ये रिएक्शन जो है या ये जो एंजाइम्स है ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में भी बता रखे हैं और मैंने आपको अल्कोहल वाले चैप्टर वहाँ भी बता रखे हैं। तो ये मैंने अल्कोहल वाला क्योंकि टाइप करा हुआ है वो मैंने क्रॉप कर लिया। आप देखिए बाय फर्मेंटेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल वाले पार्ट में दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुक्रोज से आप बना रहे हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्या काम में आ रहा है? इन्वर्टेज। फिर आप बना रहे हो जाइमेज से ग्लूकोज का क्या बना रहे हो? इथेनॉल। और उसके अलावा डाइस्टेज जो है वो स्टार्च से मेल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो इन्वर्टेज दे रखा है, तो इन्वर्टेज क्या काम कर रहा है? स्टार्च से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। तो स्टार्च से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपके बन गया स्टार्च से। इन्वर्टेज जो है वो आपके सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहा है। इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ। अब फर्स्ट का फोर्थ जो है आपके देखो दो ऑप्शन में दे रखा है तो इसको काट देते हैं हम। उसके बाद आपको पता है कि भाई आपके क्या दे रखा है? साथ में डाइस्टेज दे रखा है। डाइस्टेज स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज में। तो ये रहा डाइस्टेज, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पढ़ रखा है, ये तीन भी पढ़ रखे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप नॉर्मली जानते हैं पेप्सिन किस काम में आता है, माल्टेज किस काम में आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। पेप्सिन जो है वो आपके आ जाएगा। अब देखिए ये आंसर हो गया, तो सी का क्या हो जाएगा? सेकंड। सी का सेकंड हो जाएगा प्रोटीन से अमीनो एसिड, और डी का हो जाएगा फर्स्ट, मतलब स्टार्च से माल्टेज। ये आपके माल्टेज काम आता है। तो ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ऑप्शन भी इस बार आरपीएससी ने बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं बनाया, टिपिकल ऑप्शन नहीं बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फोटोकेमिकल फॉर द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रखी है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रखी है। अब देखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन दे रखी है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरीन, बिल्कुल सही है। दिस रिएक्शन फॉलो ड्रैपर्स इफेक्ट। अब देखिए होता क्या है कि जब हम फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फोटोकेमिस्ट्री के दो लॉ होते हैं, ठीक है? तो वो दो लॉ में से एक लॉ ये है, तो ये भी सही है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या है कि अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो ये जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? जीरो ऑर्डर का वाटर सेपरेशन होता है। अब यहां पर आपके जब हाइड्रोजन क्लोरीन पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करी तो ऑक्सीजन का तो कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद दे रखा है द क्वांटम यील्ड इज फ्रॉम 10⁴ टू 10⁶ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो क्वांटम यील्ड है, देखिए ये मैंने क्रॉप कर लिया नोट्स में से, क्वांटम यील्ड कितनी दे रखी है? 10⁴ से लेकर 10⁶, मतलब 10⁴ से 10⁶, मतलब ये भी सही है। उसके बाद ये आपके पहला जो स्टेप है उसमें फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी सही है, मतलब ये आपके गलत हो गया। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। तो कहने का मतलब अगर आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। E0 सेल फॉर द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ अ सेल गिवन बिलो। अब ये क्या कह रहा है कि एक सेल दे रखा है, उसके लिए E0 सेल निकालना है आपको। क्या सेल दे रखा है? रिएक्शन दे रखी है इसने, क्या दे रखी है? रिएक्शन दे रखी है, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर आपको करना क्या है? देखिए यहां पर सिंपल सा E0 निकालने के लिए E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, अगर सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, नहीं तो E कैथोड माइनस E एनोड। अब आपको मैंने बता रखा है एनोड वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। अब आप यहां देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो राइट माइनस लेफ्ट या कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो देखिए कैथोड जो है जिसपे रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर तो हो गया कैथोड, सिल्वर तो हो गया कैथोड, और ये हो गया आपके एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, सिल्वर का जो पोटेंशियल दे रखा है 0.8 दे रखा है, माइनस जिंक का दे रखा माइनस 0.76, तो ये माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस 0.76। अब आपको क्या करना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 80.80 और ये हो गया 0.76, तो ये हो गया 6, ये हो गया आपके 5 और ये हो गया 1.56 प्लस में, तो ये आपके आंसर आ जाएगा प्लस 1.56। बहुत सिंपल। अब देखिए इसमें केवल प्लस माइनस करना है, बस फर्क ये होता है कि आपको राइट माइनस लेफ्ट या कैथोड माइनस एनोड, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक चीज और बता दूं, अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट आंसर पॉजिटिव आता है। अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दे रखी कि भाई आपको इसी को कैथोड मानना है और इसी को एनोड मानना है, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे रखी तो आंसर प्लस में ही आएगा,
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आसानी से। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए 4 ऑप्शन जब आप पढ़ोगे आपको आसानी से आ जाएगा, और इस पर काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये देखिए मैंने नोट्स में से आपको मेंशन कर रखा है कि हाईलाइट करके। क्या मेंशन कर रखा है पहले बता देता हूं कि एक तो आइडियल गैस के लिए म्यूजेटी की वैल्यू 0 होती है। देखिए लास्ट वीडियो में म्यूजेटी का सिंबल बता रखा है मैंने आपको कि म्यूजेटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो पूछ रखा है, फिर वापस से म्यूजेटी का क्वेश्चन आ गया। एक तो म्यूजेटी आइडियल गैस के लिए 0 होता है। उसके अलावा जब आप जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो तो ये मैंने कंडीशन दे रखी है, इन्वर्जन टेम्परेचर के कंपैरिजन में अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो जैसे कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, तो क्या होगा। अब ये बेसिकली रियल गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है, रियल गैस के लिए। क्या दे रखा है कि अगर टेम्परेचर इन्वर्जन से कम है तो म्यूजेटी पॉजिटिव आएगा और कूलिंग इफेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन से ज्यादा है तो म्यूजेटी नेगेटिव आएगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। और अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर है तो म्यूजेटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रियल गैस की बात हो रही है। और अगर आइडियल गैस है तो वो 0 ही होगा, उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑल गैसेज शो अ चेंज इन टेम्परेचर व्हेन दे पास थ्रू अ पोरस प्लग। बिल्कुल सही है कि भाई जितनी भी अगर आप गैस की बात करें, आप देखिए ऑल गैस है, आप कंफ्यूज मत हो ना। ऑल गैस की जब हम बात करें तो ये रियल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रियल की। तो जब पोरस प्लग से गैस पास होती है तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता है। दूसरा दे रखा है द चेंज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन प्रेशर। बिल्कुल सही है, जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगा। नेक्स्ट दे रखा फॉर एन आइडियल गैस एट इन्वर्जन टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व। अब देखिए यहां पर एक तो इसने खुद ने आइडियल गैस लिख दिया। अब आइडियल गैस लिख दिया तो म्यूजेटी 0 होगा चाहे कोई कंडीशन हो। इसके अलावा साथ में और लिख दिया एट इन्वर्जन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या दे दिया, इन्वर्जन टेम्परेचर। फिर ये कह रहा है कूलिंग इफेक्ट होगा। अब यहां पर अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर है तो चाहे आइडियल गैस हो चाहे रियल गैस हो, म्यूजेटी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज 0। ये सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब है वो खुद कह रहा है कि भाई म्यूजेटी की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 होती है। फिर आपने स्पेशल कंडीशन लगा दी इन्वर्जन टेम्परेचर, तो इन्वर्जन टेम्परेचर पर तो रियल गैस की भी 0 हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। कूलिंग तो छोड़ो, हीटिंग छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा, 0 इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट होगा जब टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर है। अब वहां पर आइडियल की जगह रियल होता तो भी आंसर क्या होता, ये स्टेटमेंट गलत माना जाता। बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब एक ही कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पेपर की एक आप कह सकते हो स्पेशल या नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हो कि एक कंसेप्ट पढ़ा उसी पे 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कई यूनिट में पूछ रहे हैं, एक में नहीं पूछ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके म्यूजेटी का क्वेश्चन आ रखा है, मतलब ये बता रखे कि एक ही कंसेप्ट पे पहले भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड विद सोडियम इथॉक्साइड। इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम इथॉक्साइड के साथ, क्या रिएक्शन है। तो देखिए ये आपके हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन वाली जो यूनिट है उसमें दे रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये एल्किल हैलाइड हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और ये आपके आरएनयू बन रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आर एक्स जो है इथाइल आयोडाइड की बात करूं तो ये आपके हो गया C2H5I। ये किसकी जगह हो गया, आर एक्स की जगह। तो आर की जगह हो गया C2H5 और एक्स की जगह हो गया I। न्यूक्लियोफाइल जो है, अब आपने क्या ले रखा, सोडियम इथॉक्साइड, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ये सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5 कह सकते हो आप, NaOC2H5, ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, यहां पर आपके क्या हो जाएगा कि ये आपके Na हटेगा, RO माइनस हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके वापस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन है। अब रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बिल्कुल सिंपल सा है, आपने अगर पढ़ रखी है रिएक्शन आप आसानी से कर लोगे। और वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि सोडियम इथॉक्साइड जो है, सोडियम निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एल्किल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर SN1। हाइड्रोलाइसिस आप करा रहे हो SN1 से, तो आपके डिक्रीजिंग रेट क्या होगा। अब यहाँ पर आपको SN1 रिएक्शन को अगर सॉल्व करना है तो SN1 का जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है और कार्बोकेटायन बनता है। तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो देखिए यहाँ मैंने मैकेनिज्म दे रखा है, ये आपके कार्बोकेटायन बन गया। तो स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब ये तो बात हो गई एक। दूसरी बात ये है कि जब आप कार्बोकेटायन बनाओगे तो ब्रोमीन हटाओगे CH2 पे प्लस आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन तो सब में कॉमन दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिफरेंट है। बेंजीन रिंग है, एक में कुछ नहीं है, एक में CH3 है, एक में आपके इथाइल है और एक में आइसोप्रोपाइल है। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने आपको दे रखा है डायरेक्ट इफेक्ट एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर आंसर आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से।
हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है अल्फा। CH3 पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है कार्बन पे। इसमें आपके 2 ही है, इसमें 1 है और इसमें 1 भी नहीं है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी की बात करेंगे तो CH3 की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, तो ज्यादा बढ़ाएगा, जो रेट है वो आसानी से बढ़ जाएगी और उसका ऑर्डर जो होगा वो ज्यादा आएगा। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि सबसे आसानी से जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो बी का होगा, तो सबसे ज्यादा बी होना चाहिए। बी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सबसे ज्यादा बी का होगा और ए का सबसे कम होगा, क्योंकि वहां कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आपके 2 कंसेप्ट आ गए। एक तो आपके आ गया SN1 की स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर किससे आता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आपने पढ़ रखा है। दूसरा इसने हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट पूछ लिया। तो यहां पर इसने एक ही कंसेप्ट को बार बार पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल टुवर्ड्स ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज। ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब कौन सा डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, आसानी से होगा, उसके बाद इसने पूछ रखा है। तो देखिए ये मैक्नीज दे रखा है। मैक्नीज की बात करें तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप बन रहा है। इसका मतलब कि जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो आसानी से हो जाएगा। अब यहां पर आप कार्बोकेटाइन चेक करो, ये आपके 2 डिग्री है। ये क्या है? 2 डिग्री। ये वाला फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है 3 डिग्री, सेकंड वाला 3 डिग्री है। ये वाला आपके सिंपल 1 डिग्री है और ये वाला जो है ये आपका 3 डिग्री है प्लस एलाइलिक है। प्लस क्या है? एलाइलिक। तो जब आप ईज ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? 3 डिग्री प्लस एलाइलिक। तो सबसे आसानी से कौन सा होगा? डी वाला होगा। तो ये आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन दे देगा। डी के बाद बी आएगा क्योंकि वो 3 डिग्री है, उसके बाद ए आएगा क्योंकि 2 डिग्री है, उसके बाद लास्ट में सी आएगा क्योंकि वो 1 डिग्री है। तो कहने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, सेम चीज यहाँ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पेरीसाइक्लिक का क्वेश्चन है, सिग्मा ट्रॉपिक का। अब होता क्या है कि आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर के जो सिलेबस है उसमें जो एमएससी के टॉपिक दे रखे हैं उसमें एक बेसिक सा चीज है कि भाई एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने नीचे स्क्रीनशॉट दे रखा है। स्क्रीनशॉट क्या दे रखा है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, यूट्यूब पे आप जाके चेक करना, वहां पर सिग्मा ट्रॉपिक बताई थी। और फिर मैंने आपको बताया था नंबरिंग का तरीका क्या होता है। तो नंबरिंग का तरीका देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि आपको नंबरिंग का तरीका बताया था इस टाइप से। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है और ये मैंने कहा जी है। तो अब यहां पर होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो जो आपके सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और फिर ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, तो जो बॉन्ड टूटता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। जैसे मैंने कहा कि ये बॉन्ड टूट रहा है तो 1 2 3 और यहां से स्टार्ट हो रही है तो 1, बाकी आगे जो भी चेन होगी वो चल जाएगी। अब यहां पर जब आप रिएक्शन चेक कर रहे हैं तो आप चेक ये कर रहे हैं कि ये आपके जो है ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ये वाला। और आप देखेंगे कि ये आपके ऑक्सीजन हो गया, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये यहां से यहां आ गया और ये यहां से यहां आ गया और ये बॉन्ड यहां से यहां आ गया। तो ये जो कार्बन और सल्फर का बॉन्ड है वो टूटा। अब आप इसको नंबरिंग देखेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसकी नंबरिंग हो गई 1 और ये 2। अब मैंने कहा था कि नंबरिंग फाइनली आती कौन सी है? जो एटम जुड़ते हैं वो आती है। तो इसका सेकंड और उसका थर्ड जुड़ रहा है, मतलब ये 1 और 2 और ये 1 2 और 3। तो एक का सेकंड जुड़ रहा है और एक का थर्ड जुड़ रहा है, मतलब सिग्मा ट्रॉपिक कौन सी होगी? 2 और थर्ड वाली। तो ऑप्शन देखेंगे 2 और 3, ये रहा 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ये मैंने आपको लास्ट जो मैंने पेरीसाइक्लिक का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये सिग्मा ट्रॉपिक की नंबरिंग समझाई थी। तो अगर आपने वीडियो देखा तो होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग फोटोकेमिकल प्रोसेस। ये इसने रिएक्शन दे दी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो ये एक्चुअली बेसिकली है क्या रिएक्शन, ये आप देखेंगे रिएक्शन क्या है। अगर मैं इसको सीधा बनाऊं, आप 2 तरीके से बना सकते हो, सीधा और उल्टा। अगर इसको सीधा बनाऊं तो ये डबल बॉन्ड जुड़ रहे हैं आपस में, तो ये 2+2 एडिशन है। क्या है? 2+2 एडिशन। ये जुड़ गए। अब सीधे सीधे जुड़ रहे हैं तो ऐसे जुड़ेंगे और अपोजिट जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे। अब यहां पर आपको क्या देखना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जब आप इसको फोटोकेमिकल कंडीशन में जोड़ रहे हैं तो अब आप ये देखिए कि फोटोकेमिकल कंडीशन में जब आप इसको जोड़ते हैं 2+2, ये नोट्स में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में जब आप 2 और 2 जोड़ रहे हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, π2s + π2s। s का मतलब है सुप्रा, सुप्रा एडिशन हो रहा है। पाई का मतलब पाई सिस्टम है, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं। तो जब आप 2+2 ऐड कर रहे हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में तो सुप्रा एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सुप्रा एडिशन हो रहा है। और अगर आप 4+2 करते हैं
तो ये थर्मल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा होता है। अब ये 2+2 फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा सुप्रा सुप्रा। अब नॉर्मली क्या होता है 2 नीचे होता है सुप्रा ऊपर होता है, इसने उल्टा कर दिया, सुप्रा नीचे कर दिया 2 ऊपर कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा सुप्रा सुप्रा। अब कंफ्यूज नहीं होना स्टीरियो से, स्टीरियो का मतलब क्या है एक ही की स्टीरियो सेम है मतलब वो सुप्रा है, दूसरे की भी सेम है मतलब सुप्रा है, मतलब दोनों वेज हो सकते हैं एक साइड के और दोनों डैश हो सकते हैं, सुप्रा की कंडीशन है। अब यहाँ इसने क्या करा इसको उल्टा कर दिया तो दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है कि आपके एडिशन कौन सा और कंडीशन क्या है। एडिशन है 2+2, कंडीशन है फोटोकेमिकल, आंसर आ जाएगा सुप्रा सुप्रा। ठीक है, इससे आप आराम से कर सकते हैं, नोट्स में आपने अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर लेते। ये सेम क्वेश्चन आरपीएससी ने पहले पूछा था, देखिए इससे थोड़ा सा क्या है वेरिएशन कर रखा है, लेकिन प्रोडक्ट पूछे थे इसने, इस बार इसने प्रोडक्ट में पूछ के एडिशन पूछ लिया। इसमें भी देखिए सेम है, सेम जोड़ो या अपोजिट जोड़ो, तो अपोजिट वाला इसने आंसर दे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ एनेमा सिग्नल ऑब्टेन्ड इन 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये नोट्स का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये मॉलिक्यूल देखिए इसको आप, और ये मैंने लिख रखा है 4 सिग्नल इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों लिख रखा है उसका कारण बताता हूँ। देखिए होता क्या, एक तो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं कि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ भी नहीं है तो आपने जो समझा हुआ है उसके बेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये एग्जाम्पल स्पेशली नहीं पढ़ा तो आप इसका आंसर गलत कर देंगे। गलत कैसे करेंगे, ये कह रहा है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो पहले तो आपको 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनाना है, ये बना हुआ है CH3, उसके बाद CH, ये Cl, ये CH2 और ये Cl, ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है। अब अगर आप सिंपल देखेंगे तो आप क्या देखेंगे 3 तरह के आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 3 सिग्नल। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि ये किरल कार्बन है, ये क्या है किरल कार्बन है, तो किरल कार्बन का मतलब उसका एनवायरमेंट सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये वाला जो कार्बन है प्रो किरल है या प्रो कायरल आप कह सकते हो, प्रो कायरल कार्बन है, तो क्योंकि इसका एनवायरमेंट डिफरेंट है तो ये जो दोनों एनवायरमेंट दोनों हाइड्रोजन है इसका एनवायरमेंट भी क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 हाइड्रोजन है ये 2 अलग अलग सिग्नल देंगे, तो 2 सिग्नल इसके, इसका 3 और इसका 4, आंसर क्या आएगा 4 सिग्नल। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे नोट्स पढ़े होंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुत कोई टाइम नहीं लग रहा, लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो 100% आप इसको 3 करोगे, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये आपके डी ब्रोगली का इक्वेशन है, डी ब्रोगली का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है अ 0.66 किलोग्राम बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। अब इसने अच्छी बात ये कि एच की वैल्यू दे दी, अब एच की वैल्यू अगर मान लो याद नहीं होती तो आंसर सॉल्व नहीं होता, लेकिन उसने वैल्यू दे दी। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इसका फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी या लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर शीट का है 65, ये देखिए रायसेन यूनिवर्सिटी 2006 में आ रखा है, सेम न्यूमेरिकल है। देखिए अब न्यूमेरिकल सेम रहेगा, वैल्यू थोड़ी सी वेरी हो जाएगी। और ये मेजर टेस्ट 1 का मैंने आपको शीट में क्वेश्चन दिया था, मेजर टेस्ट 1 मतलब जिसमें पूरा सिलेबस आया था, मेजर टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, वैल्यू डिफरेंट है। अब आपको करना क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी करना है। अब एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन एम इंटू वी। अब देखिए 0.66 किलोग्राम दे रखा है, यूनिट का ध्यान रखिए, किलोग्राम दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, और ये दे रखा है 100। अब ये 0.66 है, इसको मैं कर देता हूँ, ये आपके आ जाएगा पॉइंट जो है ये मैंने 0 लगा दिया, तो 0.2 से 0.2 कट गया। अब आप इसको देखेंगे तो ये आ गया 10 का ये 1 0 कट गया, 1 0 नीचे है तो पावर क्या हो जाएगी 1 बढ़ जाएगी माइनस की 10⁻⁻35। अब इसने कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल दी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज। अब ये इसने 4f 5d 6p और 7s इसने ऑर्बिटल दे दिया है, और ये कह रहा है कि इनकी एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखिए आपको याद भी नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको n+l का रूल बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, तो मैंने आपको n+l का रूल बताया था। क्या बताया था कि अगर n+l की वैल्यू कम है किसी ऑर्बिटल के लिए तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी कम है, और अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू क्या होगी कम, मतलब उसकी एनर्जी क्या मानी जाएगी कम। अब आप जब इन सबको ऐड करेंगे n+l, तो देखिए 4f के लिए n+l कितना आएगा 4f 5d 6p और 7s। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो n+l कितना हो जाएगा 7 + 0 = 7, ये हो जाएगा 7 + 1 = 7, सॉरी 6 + 1, 5 + 2 = 7, और ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। सबके लिए वैल्यू 7 आ रही है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम है। अब ये क्या कह रहा है, करेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी 4f की आएगी, फिर 5d की आएगी, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा 4f फिर 5d फिर 6p फिर 7s। बहुत सिंपल है, ये आपके दे रखा, और इस टाइप से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, मतलब कौन सा परमिसिबल नहीं है, कौन सा अलाउड नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, कैसे भी आप समझ सकते हैं।
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एटम में कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले ये मेरे नोट्स का जो है मैंने केवल 3 पॉइंट दे रखे हैं शॉर्ट में, अगर ये आपने 3 पॉइंट पढ़ लिया तो आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या 3 पॉइंट है कि एल एन के बराबर नहीं हो सकता, दूसरा अगर एम की वैल्यू एल से ज़्यादा है वो पॉसिबल नहीं है, तीसरा एस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब एन और एल की वैल्यू चेक करो, 3 और 2, मतलब एल की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 3 2 सही है, 4 0 सही है, 5 3 सही है, 3 2 सही है, मतलब एन और एल को तो इसने सही ले रखा है। अब हम एल और एम चेक करते हैं, 2 और -2 सही है, 0 0 सही है, 3 0 सही है, 2 -3 ये गलत हो गया। एम की वैल्यू एल से ज़्यादा नहीं हो सकती मैग्नीट्यूड में, माइनस एल से प्लस एल वैल्यू होती है। अब ये 2 है तो -2 से +2 हो सकती थी, -3 नहीं हो सकती, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने पढ़ रखे हैं 3 पॉइंट तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन दे रखा है मिलता जुलता, सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली एन और एल को कंपेयर करता है, एम को कम कंपेयर करता है, इस बार इसने एम पूछ लिया। तो ये आप आसानी से देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि कौन से अलाउड है कौन से नहीं है, तो ये और टिपिकल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको पता नहीं कि 4 में से कितने सही हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये आसान है क्योंकि आपको पता है एक ही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बोरिक एसिड इज। अब ये क्या कह रहा है, बोरिक एसिड क्या है। अब बोरिक एसिड आप जानते हो H3BO3 होता है। बोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3। इसको अगर आप और अच्छे से लिखेंगे तो BOH का होल थ्राइस होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि वीक मोनो एसिड, मोनोबेसिक एसिड है, इट इज़ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब देखिए ये मैंने थ्योरी का क्रॉप कर लिया, H3BO3 और BOH होल थ्राइस, बोरिक एसिड और ऑर्थोबैरिक एसिड यूज्ड एज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस। आगे पढ़ देता हूँ। ऑर्थोबैरिक एसिड डज नॉट डोनेट प्रोटोन, ये देखिए डज नॉट डोनेट प्रोटोन मतलब प्रोटोन नहीं त्यागता, तो इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। बोरिक एसिड इज, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ये स्टेटमेंट सही हो गया क्योंकि ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है। आगे पढ़ते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द एसिड बट रादर इट एक्सेप्ट OH- देयरफॉर इट इज अ लुईस एसिड, ये लुईस एसिड है, इट एक्ट एज अ लुईस एसिड, ये भी सही है। आगे क्या कह रहा है, बेसिसिटी 1 है, मोनोबेसिक होना चाहिए, वीक मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, वीक लिखा हुआ है वीक। अब ये ट्राइबेसिक तो गलत हो गया, मतलब 3 सही है 1 गलत है। अब आपका आंसर क्या है, डी नहीं होना चाहिए, ABC, ये रहा आंसर। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दिमाग और लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो कि एक एसिड साइमल्टेनियसली मोनोबेसिक और ट्राइबेसिक तो नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों में से एक ही आएगा, या तो ए आएगा या फिर सॉरी, या तो आपके वीक मोनोबेसिक, या तो ए आएगा या डी आएगा, तो ए और डी दोनों एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ए आ गया तो डी नहीं आ गया और डी आएगा तो ए नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है मैच द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन कॉलम 1 विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत सिंपल होता है, आप जानते हैं ऑक्सीजन की -2 होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो देखो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर N2O। अब एक ऑक्सीजन की -2 है और 2 नाइट्रोजन की मिला के क्या है +2 है, तो एक की कितनी हो जाएगी +1, इसकी +1 आ गई। N2O3 तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के माइनस हो गए, तो यहाँ पर 2 तिया 6, तो यहाँ पर ये हो गया +3। ऑक्सीजन के 4 नाइट्रोजन के 2 मतलब 4 दूनी 8, तो ये +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा +5। तो एक तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से सॉल्व कर सकते हो आसानी से। कैसे, ए जो है वो किससे मैच होना चाहिए 4 से, तो ए 4 से एक ही में मैच हो रहा है, ये आंसर आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता है, अगर बाय चांस मान लो आपको नहीं आता तो देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मजेदार। न्यूट्रल ऑक्साइड दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑक्साइड्स विद नाइदर कंबाइंड। न्यूट्रल ऑक्साइड किसे कहते हैं, जो ना तो एसिड से रिएक्शन करता है ना बेस से रिएक्शन करता है। अब देखिए N2O और NO दे रखा है, न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या दे रखा है N2O और NO। अब आप देखो N2O है क्या है, बिल्कुल। N2O जो है वो न्यूट्रल से मैच होना चाहिए, मतलब ए का 4 से मैच होना चाहिए, एक ही में दे रखा है। अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूजन होता तो आप इससे सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट एसिडिक। आंसर है N2O। ACF 2018 का क्वेश्चन है, तो अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको हिंट लग जाएगा कि ये बेसिक एसिडिक नेचर पूछता है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, न्यूट्रल ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज NO, ये भी पूछ रखा है सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखिए बहुत सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब इसको आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ सकते हैं, पी ब्लॉक पढ़ेंगे वहां भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने पी ब्लॉक से क्रॉप कर लिया, एज इट इज लाइन मेंशन है पी ब्लॉक में, नोट्स में मेंशन है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब सिंपल है, ये आंसर आ जाएगा। अब इसने क्या करा, मॉलिकुलर फॉर्म में ना देके एलिमेंटल फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर।
असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसने क्या करा, F2Cl2 ना देके केवल FCl ऐसे दे दिया। क्वेश्चन सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एज इट इज छपा छपाया क्वेश्चन है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको पता होता, और नहीं भी करते, थ्योरी भी पढ़ते, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अब यहां पर आप देखेंगे कि मैंगनीज करता है, क्रोमियम करता है, ना तो स्कैंडियम करता है ना जिंक करता है। जिंक केवल +2 शो करता है और ये +3 शो करता है। तो यहां पर तो 2 आंसर हो गए। तो देखिए ये नोट्स की लाइन दे रखी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स ऑक्यूपाई पोजीशन बिटवीन S एंड P ब्लॉक। इसके नीचे वाली लाइन दे रखी है, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसके बाद नीचे लाइन दे रखी है, स्कैंडियम एंड जिंक शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज स्कैंडियम +3 और जिंक +2। ये नोट्स की लाइन है, एज इट इज आप देख लेना। विच ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां पर इसने ट्रांजिशन एलिमेंट मेंशन कर दिया। वैसे तो 2 आंसर हो सकते थे, लेकिन इसने ट्रांजिशन एलिमेंट मेंशन कर दिया। तो अब जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है, स्कैंडियम आंसर है। बात समझ आ रही है। तो रिपीटेड क्वेश्चन का फायदा क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा क्या है, ये फायदा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 विल बी इन द फॉलोइंग। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्रुप 13 का क्वेश्चन है, ट्राइवेलेंट कैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। ये आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बता देता हूँ। अब ये 13 ग्रुप की बात कर रहा है, तो जैसे बोरोन ग्रुप की बात कर रहा है, तो बोरोन ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np1। अब जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी की, जैसे कार्बन की बात करें तो वैलेंसी 4 है, बोरोन की बात करें तो वैलेंसी 3 है। कैसे 3 है कि S के भी इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं और P के भी काम आ रहे हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो S के इलेक्ट्रॉन है वो काम में इतनी आसानी से नहीं आते, बाहर के काम आते हैं केवल P के। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं बोरोन ग्रुप की बात करूं तो ऊपर तो ये दोनों आसानी से काम आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये रहा, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे S के इलेक्ट्रॉन काम में नहीं आएंगे, केवल किसके काम आएंगे, P के। तो 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऊपर वालों की ज्यादा स्टेबल है और नीचे वालों की +1 ज्यादा स्टेबल होने लग जाएगी। तो कह रहा था स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 विल बी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो 3 की जो स्टेबिलिटी, अब आप देखो इन तीनों में से गाजर ऊपर आ रहा है, मतलब गैलियम ऊपर आ रहा है, तो ये ऊपर आ रहा है तो इसकी +3 ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके बाद आना चाहिए इंडियम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गैलियम, इंडियम और ये। अब आप देखिए ये आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट मेंशन कर रखा है, पी ये आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी मेंशन कर रखा है, पी ब्लॉक में भी मेंशन कर रखा है, और इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मैक्सिमम इन। अब मैक्सिमम किस में होता है, जो नीचे होता है उसमें मैक्सिमम होता है। तो ये आपके क्वेश्चन इस पे पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ये दे रखा है। अब देखिए सिंपल सा है कि आपको क्या करना है कि एक चीज ध्यान रखना है कि आपके जो लिगेंड होते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं। तो एक तो लिगेंड है Cl और एक है En। तो Cl तो हो गया क्लोरिडो और En हो गया इथाइलिडिन डायमीन। अब यहां पर बस ध्यान ये रखना है कि इथिलिडिन डायमीन में डाई पहले से आ रहा है, तो उसकी संख्या के लिए हम 20 काम में लेते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो देखो En जो है वो न्यूट्रल है, तो Cl कितने, 3 माइनस के हैं, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। तो पहले तो +2 वाले काट देते हैं, ये कट गया और ये कट गया, अब 2 बच गए। अब आप अल्फाबेट में देखोगे तो E पहले आता है कि C पहले आता है, C पहले आता है, तो C वाला जो लिगेंड है वो पहले लिखा होना चाहिए। क्या दे रखा है, डाइक्लोरो बिस, डाइक्लोरिडो बिस, इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट, सॉरी ये तो आपके ये वाला कटा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा डाइक्लोरिडो बिस, इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो आपने क्या करा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, उससे 2 ऑप्शन कट गए, फिर आपने क्या चेक करा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्पल दे रखे हैं, काफी सारे मतलब सारे रूल समझा रखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल समझा रखे हैं, और ये देखो 20 वाला भी मैंने बता रखा है, इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर मैंने हाईलाइट कर दिया कि भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग द स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर सेंट्रल एटम आर। अब देखिए होता क्या है कि एक चैप्टर होता है आपके केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपके सिंपल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका हम स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। एक होता है आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका हम स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। दोनों का तरीका अलग होता है, एक वेस्पर थ्योरी है और एक हम CFT या VBT से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसने मिक्स कर दिया।
अब इसमें क्या है कि इसने ऑप्शन इस हिसाब से बनाया कि अगर आपका मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नहीं पड़ा हुआ है, केवल केमिकल बॉन्डिंग पड़ा हुआ है, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब देखिए XeF4 की बात करें तो XeF4 जो होता है, ये आपके XeF4 हो गया, ठीक है, ये आपके स्क्वायर प्लेनर हो गया और ये आपके 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है, ये हो गया XeF4। इस स्ट्रक्चर ये होती है, मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया और आपके 2 लोन पेयर हो गए, तो स्क्वायर प्लेनर होता है XeF4। SF4 जो होता है वो आपके इस टाइप से होता है, SF4 जो होता है वो आपके इस टाइप से होता है, आप के शेप कह सकते हो या सीसो कह सकते हो, ये आपके लोन पेयर हो गया। तो अब आपको ध्यान ये चल गया XeF4 जो है वो स्क्वायर प्लेनर है और वो स्क्वायर प्लेनर नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, किसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी? तो XeF4 तो होना चाहिए, मतलब 1 तो ऑप्शन में होना चाहिए। 1 इसमें है, इसमें नहीं है 1 और इसमें नहीं है, ऑप्शन कट गए। अब मुझे पता चल गया कि सेकंड जो SF4 है वो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, मतलब वो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, आंसर आ गया। इसका मतलब मुझे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी होती तो भी मेरा आंसर आ जाता। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आपकी पढ़ी हुई है तो आप देखेंगे कि निकिल जो है वो 3D सीरीज का है और लिगेंड वीक है, तो ये टेट्राइडल में जाएगा। पैलेडियम जो है वो 4D 5D, मतलब निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, तो ये आपके 4D 5D अगर होता है तो वहाँ पर पेयरिंग हो जाती है। लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग आपने पढ़े थे। 3D से ज़्यादा स्प्लिटिंग 4D की होती है, 4D से ज़्यादा 5D की होती है। तो अगर 4D 5D मेटल होता है तो उसमें स्प्लिटिंग ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें लिगेंड का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। तो यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं भी पड़ा होता तो भी आंसर आ जाता। ये भी टेट्राइडल, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, टेट्राइडल है, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, बाकी ये आपके आंसर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है असर्शन एंड रीजनिंग, सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम इज डिफिकल्ट। बिल्कुल सही है, दोनों का सेपरेशन क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। अब क्यों होता है? उसका कारण क्या है कि इसका साइज सेम होता है। उसका कारण क्या है? इसका साइज सेम होता है। अब साइज सेम होने का कारण क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नीचे अगर हम देखें, ऑल अलोंग द ग्रुप, अलोंग द मतलब नीचे, 4D to 5D the atomic size almost remains same due to lengthenite contraction except Y and La. Example, size of zirconium and hafnium, niobium, tellurium, molybdenum, tungsten are almost same. इनके साइज सेम है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो कहने का मतलब है कि ये सेपरेशन मुश्किल है, ये स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सेम हो जाता है। अब ये नीचे रीजन क्या देगा? बिकॉज जिरकोनियम एंड हॉफनियम लाई इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक ग्रुप में होने से उनका सेपरेशन डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि साइज सेम है। इसका ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। एक ग्रुप में होने से उनका साइज सेम है, ये कोई लॉजिक नहीं है। रीजन क्या है कि इनका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सेम हो रहा है, इस वजह से इनका सेपरेशन मुश्किल हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब ये क्या कह रहा है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो इसका क्या है? ए तो सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा कि भाई असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। रीजन सही क्या होता है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है, तो सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड इज, अब देखिए ये आपके सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने सॉलिड स्टेट की जो मैंने टेबल दे रखी थी नोट्स में, एनसीईआरटी से कॉपी मार रखी है, ठीक है, बता देता हूँ आपको। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए टाइप ऑफ सॉलिड में मैंने कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड ले लिया। इसमें अगर आप एग्जाम्पल पे जाएंगे, ये रे SiO2, SiC, कार्बन, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ग्रेफाइट। अब देखो एल्यूमिनियम नाइट्रेट दिख रहेगा, ये रहा। तो अगर आपने टेबल पढ़ी होती, एग्जाम्पल आपको पता होती तो आप आसानी से कर लेते हैं। नेटवर्क सॉलिड जो है वो कोवलेंट सॉलिड को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोवलेंट सॉलिड को, जिसमें 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे आपके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड का, 3 डायमेंशनल सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड का। तो इसने क्या करा? एल्यूमिनियम नाइट्रेट पूछ लिया। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, ये आ रखा है सेकंड ईयर 2022। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लिया करो, वो आपको हिंट देता है कि भाई हम कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब इसने नेटवर्क कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड पे क्वेश्चन पूछ रखा है। अब एग्जाम्पल कुछ भी देख क्या फर्क पड़ रहा है? अब इसमें से इसने क्या दे दिया? सिलिकॉन कार्बाइड दे दिया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखो ये रहा एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल। तो ये आपके आ रखा है राजस्थान हिस्ट्री 2009। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको हिंट लग जाएगा। अब आप, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पढ़ते, केवल थ्योरी पढ़ते, तो जब हम केवल थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत सारी थ्योरी होती है। अब उसमें से किस चीज़ को याद करने पे ज़्यादा जोर देना है, किस पे नहीं देना है, हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर हमने PYQ पढ़ रखे हैं तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि भाई ये कोवलेंट सॉलिड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको एग्जाम्पल याद करने थे, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिसेस।
पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर पूछ लिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो मैंने ले लिया। द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस इज रेस्पेक्टिवली, या इसने वैल्यू की बात कर दी। सेकेंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018, सेकेंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018। देखिए पीवाईक्यू जो है, देखिए बाकी जने भी प्रोवाइड कराते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन आरपीएससी के पिछले 25 साल में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन अवेलेबल हो चाहे ना हो, देखिए होता क्या है कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं तो कोई भी ले सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है वो भी आपको मिल जाएंगे। मेरे पास वो भी हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑफलाइन जो पहले हुआ करते थे, जो ऑनलाइन अपलोड नहीं हुए हैं, ऑनलाइन अपलोडिंग का कंसेप्ट बाद में है, वो भी मेरे पास है, तो मैं आपको उसके क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आरएस के एग्जाम के क्वेश्चन, तो आरएस का पेपर जो है वो आप ऑनलाइन देखेंगे आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो लास्ट वाला मिल जाएगा, पहले वाले नहीं मिलेंगे। ऐसे काफ़ी सारे पेपर हैं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऑफलाइन मेरे पास अवेलेबल हैं। चलिए, तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी की बात हो गई। अब ये मैंने हाईलाइट कर दिया, सिंपल, फिर आपके एफसीसी और बीसीसी, तो सिंपल की सबसे कम होती है, फिर बीसीसी की होती है और फिर एफसीसी की होती है, ये आपको ऑर्डर ध्यान होना चाहिए। तो सबसे कम सिंपल की, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा एफसीसी की, ये रहा एफसीसी, फिर बीसीसी, फिर सिंपल क्यूबिक। अब ये क्वेश्चन आपने ये वाला कर रखा है, जब परसेंटेज जिसमें याद है आपको वो कर रखा है, तो फिर ये कहाँ अड़ रहा है उसके सामने, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। COCl4.4NH3। अब देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, COCl4.4NH3 कॉम्प्लेक्स गिव 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट। 1 मोल AgCl का मतलब 1 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है आयनिक फॉर्म में, प्रेसिपिटेट विद AgNO3 सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा नो डाउट, और 1 Cl बन रहा है, मतलब 1 Cl बाहर होगा, तो ये आंसर हो जाएगा CONH3 4Cl2Cl। अब देखिए ये भी कोई क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए एसीटोन और इथेनॉल अंडरलाइन कर लेता हूं, नॉन आइडियल की तरह बिहेव कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा दे रखा है, दिस सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। चलिए आपने पढ़ लिया स्टेटमेंट, अब नोट्स पे आ जाते हैं। ये नोट्स का मैंने कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे रखा, पूरा मैंने टेबल नहीं लिया, क्रॉप कर लिया। ये हेडिंग है आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन का जो एग्जाम्पल है पहला ही नंबर का, देखो पहला ही नंबर दे रखा है एसीटोन और इथेनॉल। अगर आपने ये पढ़ रखा होता तो ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर लेते कि भाई ये क्या है, नॉन आइडियल है, बिहेव एज नॉन आइडियल, ये भी सही है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, ये भी सही है, दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बिल्कुल। और इसके अलावा अब देखिए, ये आप देखेंगे मैंने बोल्ड कर रखा है इसको, एसीटोन और इथेनॉल को। अब बोल्ड क्यों कर रखा है, उसका कारण क्या है, एग्जाम्पल मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं, लेकिन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं उनको बोल्ड कर रखा है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिखा देता हूं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, स्कूल लेक्चर 2018, ज्यादा पुराना नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अगर ये क्वेश्चन आपका करा हुआ होता, बेंजीन टोल्यूइन आइडियल होते हैं और एसीटोन इथेनॉल जो है पॉजिटिव डेविएशन होता है। अब ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ होता, अगर आपका ये चार्ट पड़ा हुआ होता, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिवली चार्ज सोल अमंग द फॉलोइंग। अब ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। अब होता क्या है कि अगर 4 में से एक चूज करना होता है तो वो थोड़ा आसान होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए चारों आपको नहीं आते लेकिन 3 पता है, तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ये जो जिसमें कॉम्बिनेशन बनता है ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर एक में भी डाउट है तो वो नेगेटिव करवा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये नोट्स में देखिए मैंने मेंशन कर रखा है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन और नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन सॉल्व कह सकते हो आप। मेटल हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव है, हीमोग्लोबिन पॉजिटिव है, ऑक्साइड जो है टाइटेनियम ऑक्साइड क्या है पॉजिटिव। नेगेटिव में जाएं तो सल्फाइड्स जो हैं वो नेगेटिव है, स्टार्च जो है वो नेगेटिव है। अब आप देखो आइडेंटिफाई द पॉजिटिवली, तो स्टार्च दे रखा है कि ये तो नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, 2 तो नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो बी और ई अगर ऑप्शन में आ गया उसको काट दो, इसमें बी आ गया इसको काट दो, इसमें बी आ गया इसको काट दो, ठीक है। अब इसमें ई आ गया इसको काट दो, बच गया ये ACD। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव में है, उसके बाद हीमोग्लोबिन पॉजिटिव में, टाइटेनियम ऑक्साइड पॉजिटिव में। तो ये मैंने आपको काफ़ी पढ़ा रखा है और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। नीचे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व। कौन सा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व नहीं है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आपको कौन सा पॉजिटिव चार्ज सॉल्व है, यहाँ पर इसने 4 में से एक पूछा है,
कौन सा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ इसने कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है मतलब वो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव पूछ सकता है, तो आपको सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुटेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुटेबल है जिससे हम मोलर मास निकालते हैं? देखिए चलिए इससे पहले मैं आपको एक लाइन पढ़ाता हूँ नोट्स की, ये नोट्स की लाइन है। जनरली मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स, जो कि बायोमॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल से, ठीक है, पॉलीमर आपके ये पॉलीमर्स लिखा हुआ देखो, ETC आर डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से आप इसको मेजर करते हो। तो देखो ऑप्शन दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, आंसर हो जाएगा। कौन से एग्जाम में आ रखा है? स्कूल लेक्चर 2015। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द मेथड वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल इज, आंसर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब आप एक चीज नोट करेंगे कि जो आपके आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे कंसेप्ट आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन 2013 में आ रखा है, सॉरी 2015 में आ रखा है, तो इससे रिलेटेड थ्योरी जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। मतलब मैं आपको जो पढ़ाता हूँ ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको जो PYQ में आया हुआ है वो सारा पढ़ाता हूँ, उससे कम नहीं पढ़ा सकता, उससे ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ। तो PYQ में जितनी चीज़ें पूछ रखे, जितने कंसेप्ट पूछ रखे, सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो देखिए एज इट इज़ लाइन आपको मिल गई। पढ़ा हुआ होता अगर आपको थ्योरी और क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। डेल एच दे रखा है पॉजिटिव, डेल जी दे रखा है पॉजिटिव, डेल एच दे रखा है नेगेटिव। अब यहाँ पर इसने जब ये दे दिया तो बात ही खत्म हो गई। फिर भी अगर ये नहीं दे रखा होता तो क्या करते? तो देखिए ये मैंने आपको कंडीशन बता रखी है, इतना तो मैंने आपको बता रखा है कि डेल जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। डेल जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब डेल जी नेगेटिव है तो यहाँ पर डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस है, ये नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। अब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है? डेल एच पॉजिटिव और डेल एस, सॉरी डेल एच नेगेटिव और डेल एस पॉजिटिव, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है? डेल एच पॉजिटिव और डेल एस नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, तो डेल जी पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपको देखो डेल एच तो दे रखा पॉजिटिव और डेल एस दे रखा नेगेटिव, ये वाली कंडीशन दे रखी है जो कि किसकी है? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बता दिए। अब क्वेश्चन कैसे ही पूछो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कोई मतलब नहीं है। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इससे आसान तो क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, मतलब क्या पूछ रहा है मेरे सामने, न्यूमेरिकल पूछ रहा है। तो अब देखिए इसने एक फॉर्मूला पकड़ लिया डेल टीबी और डेल टीएफ वाला, उस पर दो तो न्यूमेरिकल पूछ डाले, एक थ्योरेटिकल पूछ डाला, मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछ डाले एक ही कंसेप्ट पे। ये थोड़ा सा एक कमी आप कह सकते हो पेपर की। अब देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है डेल टीबी का, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, शॉर्ट में अगर बात करें तो एम क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी। एम क्या है? मोलैलिटी। तो अगर आप कहोगे कि भाई डेल टीबी तो केबी तो कॉन्स्टेंट है, तो आप कहोगे प्रोपोर्शनल टू एम। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये एम क्या है? मोलैलिटी लिखा हुआ है बकायदा, मोलैलिटी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में? कोई टाइम नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द रिलेशन विच एक्सप्रेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। अब देखिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का इसने फॉर्मूला पूछ लिया। अब फॉर्मूला पूछ लिया तो चेक कर लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूले में 3 टर्म आती है, इतना तो आपको पता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और अपॉन में नहीं आती, ये गलत हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अगर मेरा नी भी पढ़ा होता, मेरे को नी भी याद होता तो मैं कर लेता, लेकिन मुझे याद है, क्या याद है? डेल क्यू यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। और पहले क्वेश्चन भी पूछ रखे इसने, पहले क्या कर रखे हैं? क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है ई और यू दोनों ही जो है वो आपके इंटरनल एनर्जी के लिए सिंबल काम में आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारे या तो एज इट इज सेम आते हैं या फिर मिलते जुलते आते हैं, मतलब कंसेप्ट जो होता है वो सेम रहता है। भाई एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें 20 से 25 कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन घूम फिर के उन्हीं कंसेप्ट पे आएंगे। अब या तो सिमिलर आ सकते हैं या फिर मिलते जुलते आ सकते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि अगर आप एग्जामिनर होते और आपको पेपर बनाना होता तो आप क्या करते? ऐसे बैठ जाते सोचने कि भाई मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है। या तो आप क्या करते कि पुराने कोई क्वेश्चन उठाते, मतलब पुराने का मतलब एमसीक्यू उठाते। अब एमसीक्यू कहाँ से उठाओगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाते, वहाँ से एज इट इज
क्वेश्चन बना देते, या थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बना देते, या फिर आप क्या करते हैं वो कंसेप्ट लेते और उस पर थोड़ा दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, या तीसरा मतलब इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, या फिर कोई बुक उठाते, बुक या तो दो ऑप्शन है, या तो एनसीईआरटी उठाते या फिर कोई रेफरेंस बुक उठाते, वहाँ से कोई लाइन पढ़ते वहाँ से क्वेश्चन बनाते। ये दो तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के, और कोई तरीका नहीं है। तो एज ए एग्जामिनर आप सोचोगे तो ये दो ही तरीके हैं। तो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व होने चाहिए, और बेसिक जो बुक है एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मास एंड वॉल्यूम आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहली बात में गड़बड़ कर दी इसने, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती। कैसे नहीं होती? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जबकि मास और वॉल्यूम दोनों ही मात्रा पर निर्भर करते हैं। गलत हो गया, बता देता हूँ। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। एग्जांपल दे रखा है मास और वॉल्यूम। इंटेंसिव क्या दे रखा है, द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो पहली बात तो मास और वॉल्यूम जो उसने इंटेंसिव का, ये गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये भी गलत है भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड एक्सटेंसिव करती है, इंटेंसिव थोड़ा करती है। बोथ रॉन्ग है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो गलत है। असर्शन एंड ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पूछा है इसने, उस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया। क्या दे दिया, इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, ध्यान रखना हीट गिवन है, इन अ सिस्टम इज 35 जूल एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 15 जूल। वर्क डन कितना है, 15 जूल है। देन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके दे रखा है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा नोटेशन का ध्यान रखना है। अगर आप हीट दे रहे हो सिस्टम को तो वो पॉजिटिव में आती है, और ये कह रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। जो सिस्टम कार्य कर रहा है वो नेगेटिव होता है, जो सिस्टम कार्य कर रहा है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डेल यू जो है आपको निकालना क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल यू निकालना है। हीट आपने दी, कितनी दी, 35 दी आपने, हीट गिवन दे रखा है, और वर्क डन बाय द सिस्टम। आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए, मैंने अच्छे से बता रखा है, आप चाहो तो वीडियो चेक कर लेना यूट्यूब पे जाके। ये सिस्टम डन बाय द सिस्टम है तो ये नेगेटिव में आएगा, तो ये आ गया नेगेटिव में 15। आंसर क्या बचा, 20। यूनिट भी सेम ही है, दोनों जूल में। यूनिट क्या बचा, आंसर क्या बचा, 20 प्लस में, ये आंसर आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, ये आपके फॉर्मूला दे रखा है। नीचे देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, स्कूल लेक्चर 2018 का। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज कर दी भाई। इस वाले क्वेश्चन में भी इसने क्या दे रखा है, हीट गिवन है और वर्क डन है, इंटर एनर्जी पूछी है। अब इस पे मुझे क्वेश्चन बनाना होगा, मैं क्या करूंगा, कोई नई वैल्यू दे दूंगा भाई। मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू चेंज कर दूंगा। और मैंने करा क्या, लैंग्वेज एज इट इज लिख दी, एज इट इज लैंग्वेज लिख दी, वैल्यू चेंज कर दी। मतलब बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब आप ये सोचो प्लस माइनस करना भी नहीं आता क्या आपको, आराम से कर सकते हो, कोई टाइम नहीं लगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इन वुड्स रिएक्शन इज। अब देखिए वुड्स रिएक्शन जो है, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। और ये वुड्स रिएक्शन दे रखी है, देखिए RX + 2Na + XR, मतलब दो मॉलिक्यूल हैं, और ये आपके ड्राई ईथर में रिएक्शन हो रही है। तो होता है क्या, ये वाला बॉन्ड टूटता है। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लो ये वाली नहीं पड़ी हुई, SN1 SN2 पढ़ रखी है। वहाँ पर जब आप एल्किल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर देखोगे तो आप देखोगे कि क्योंकि बॉन्ड आपके SN1 SN2 में क्या होता है, चाहे पहले टूटे चाहे एक साथ टूटे, बॉन्ड तो टूटना है। अब फ्री रेडिकल करोगे तो भी बॉन्ड टूटना है। अब आप ये देखो कि जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, जो बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा उसकी रिएक्शन स्लो होगी। अब आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जिसमें बॉन्ड वीक होगा, आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है। तो जिसमें आयोडीन है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो देखो आयोडीन और जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब RX के सेंस में बता रहा हूँ मैं आपको। तो RI सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज। अब देखिए इससे आसान तो क्वेश्चन क्या ही होगा। अब ये तो मतलब 11-12 का बच्चा होगा तो वो भी सॉल्व कर लेगा। मैंने आपको बताया था 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। ओपन वो होते हैं जिसमें मास भी चेंज हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। क्लोज वो होता है जिसमें मास एक्सचेंज नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और आइसोलेट हो सकता है जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है द सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर चेंज नहीं होना चाहिए बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मतलब ये क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है। क्लोज सिस्टम मैंने देखो लिख के बताया था, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इफ देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन द सिस्टम इज कॉल्ड।
दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब ओपन सिस्टम है। ये क्वेश्चन आ रखा है केमिस्ट आयुर्वेद डिपार्टमेंट 2014, मतलब एक सिस्टम पूछ लिया तो दूसरा पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पर ओपन पूछ लिया, यहाँ क्लोज पूछ लिया, अगली बार हो सकता है आइसोलेट पूछ ले। समझ आ रही बात? तो ये आपको आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो इसने क्या दे रखा है, थोड़ा सा लिखने में, क्योंकि ये टाइप नहीं है सही, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, ये आपके है 2 ब्यूटाइन। क्या दे रखा है? 2 ब्यूटाइन। इसका आप रिडक्शन करा रहे हो पार्शियल। पार्शियल जब आप रिडक्शन कराओगे तो क्या होगा? तो देखिए ये मैंने आपको बता रखा है कि जब आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कराते हो, अगर हम बेंजीन के सेंस में बात करें तो बर्च रिडक्शन कहते हैं, यहाँ पर नहीं कह रहे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कराते हो तो ट्रांस एल्किन बनता है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जो बनाता है वो क्या बनाता है? ट्रांस एल्किन। ठीक है। उसके अलावा दे रखा है पैलेडियम कार्बन। अब पैलेडियम कार्बन दे रहा है, अच्छी बात है, इसकी जगह लिंडलार कैटेलिस्ट भी दे सकता है, वो बनाता है सिस एल्किन। क्या बनाता है? सिस। तो ये आपके पार्शियल रिडक्शन का एग्जाम्पल है कि एल्काइन से आप एल्केन नहीं बना रहे हो, एल्किन बना रहे हो। अब एल्किन की जो है स्टीरियो क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, एक में बन रहा है ट्रांस, एक में बन रहा है सिस। ट्रांस किससे बन रहा है? सोडियम में लिक्विड अमोनिया और पैलेडियम कार्बन या लिंडलार कैटेलिस्ट। हालांकि पैलेडियम कार्बन सेम नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है लेकिन लगभग मिलते जुलते हैं। लिंडलार कैटेलिस्ट क्या बनाता है? आपके सिस बनाता है। अब गलती क्या हो सकती है? गलती ये हो सकती है कि यहाँ पर पहले बी दे रखा है। अब जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ट्रांस बना देंगे क्योंकि पहले लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना है कि बी ए है, ए बाद में दे रखा है, तो ए जो है वो सिस बनेगा। तो चेक करो, सिस ए में होना चाहिए और ट्रांस बी में। आई थिंक यही वाला सही लग रहा है मुझे। तो भाई ए सिस है और बी ट्रांस है, तो देखो ए ट्रांस हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये आपके कोई स्टीरियो नहीं दे रही, आंसर हो जाएगा क्योंकि सिस ट्रांस है एक ही। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन और अच्छे बनाना चाहता तो क्या करता, दोनों सिस दोनों ट्रांस, एक सिस एक ट्रांस, ऐसे 4 ऑप्शन बन जाते। तो ये आपको देखो मैंने थ्योरी का पार्ट दे दिया। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में बन रहा है ट्रांस, और लिंडलार कैटेलिस्ट जो है नीचे मेंशन भी कर रखा है, क्या बन रहा है? सिस। उसके अलावा क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन भी दे रखा है, ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है, वही दे रखा है, एल्काइन दे दिया और ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दे दिया, ये आपके हाइड्रोजन पैलेडियम सल्फेट दे दिया। सिंपल है, अगर आपका पढ़ा हुआ तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिडेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन द गैस लिबरेटेड एट एट एनोड आर। ये एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिडेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, सोडियम एसिडेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा है। अब यहाँ पर ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है, और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे देखो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, स्कूल लेक्चर 2013 का है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडेट फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एट एनोड, द हाइड्रोकार्बन ऑप्टेड इन द रिएक्शन विल बी। मतलब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको करना क्या है, एनोड पे क्या है रिलीज वो बताना है। अब ये देखो ये मैंने ये ऐसे मेंशन कर रखा है अलग से ही। ये मैंने मेंशन क्यों कर रखा है कि अगर मान लो आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, आपको मैकेनिज्म याद नहीं है, तो रिएक्शन तो याद करोगे कि सोडियम एसिडेट आपने RCONA ले लिया और हाइड्रोलाइसिस कराया, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ये बन गया एल्केन, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये NOH और ये हाइड्रोजन। अब एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एनोड पे, ये मैंने यही लिख दिया, और NOH और हाइड्रोजन बन रहा है कैथोड पे। नीचे मैकेनिज्म में वहाँ भी मेंशन है, एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है वो भी मेंशन है। देखो ये रहा एनोड पे CO2 और ये रहा एल्केन, सोडियम एसिडेट ले रखा है। समझ में आ रही बात? पहले लिख रखा है और अंदर भी मेंशन कर रखा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। अब आप देखो कि भाई एल्केन और CO2 कहाँ कहाँ पर है, भाई हाइड्रोजन नहीं चाहिए हमको, एल्केन और CO2 ये रहा, C2H6 और CO2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 का मतलब वैसे मैं चाह रहा था एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था। तो पार्ट 1 में मैंने वो क्वेश्चन लिए थे जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट है। थ्योरेटिकल डायरेक्ट का मतलब इधर आपने क्वेश्चन पढ़ा, इधर आपने सॉल्व कर दिया, कोई टाइम नहीं लग रहा, मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट लग रहा है। तो ये आपके पार्ट 1 वाले क्वेश्चन थे। अब आप खुद क्या करना, काउंट करना कि भाई पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ये सारे के सारे मैटर में से क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट थ्योरी में से हैं, या फिर क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, या एज इट इज क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम थोड़े से टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, या थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड है या एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन वाइज टाइम लग सकता है या फिर एप्लीकेशन वाइज टाइम लग सकता है। तो जब आप दोनों वीडियो, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 3 वीडियो जब आप मिलाओगे तब आप काउंट करना कि क्वेश्चन कितने आए नोट्स में से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट्स के जो पेजेस की संख्या है वो कितनी है, मात्र 300 पेजेस में आपको अप्रॉक्स 125 प्लस क्वेश्चन, अप्रॉक्स 130 के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कोई 125 माने, कोई 130 माने। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कई स्टूडेंट कहेंगे सर नहीं ये तो हमसे नहीं होता। कोई नहीं, आप मत मानो, 125 मान लो आप,
तो 125 प्लस क्वेश्चन जो है आपको मात्र 300 पेज की थ्योरी में मिल जाएंगे, और आप कहीं भी पढ़ लेना, किसी से ही पढ़ लेना, क्वेश्चन मिलेंगे नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे पढ़ाई में से क्वेश्चन आते हैं, कॉमन चीज़ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला आप 11 12 की बुक से पढ़ोगे, मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाई में से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके पढ़ाई में से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कम से कम मैटर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मेरे पढ़ाई में से आएंगे, ये मैं आपको ताल ठोक के कह सकता हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।